दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, उन्हें क्या पता मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूँ। पैर नहीं है। लेटने मिला वैसे घर घर की आवाज आने लगी। नहीं अब नींद नहीं आती क्योंकि आंखों में सपने इतने हैं। वाह क्या बात है। जी बहुत बहुत बधाई हो। अरे मैं उजान शुक्ला, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत गर्व का विषय है ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने ना मैनपुरी किया, पूरे देश का नाम रोशन किया है और बहुत लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। मतलब ये होता है सपनों का महल। और यकीन मानिए कि मतलब आपकी कहानी बहुत लोगों का हौसला है। मैं लिटरली कह रहा हूँ, लास्ट ईयर हमारी स्टूडेंट थी, ब्लाइंड, देख नहीं सकती थी आयुषी, वो IAS हैं अभी और आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो हर साल मतलब देखते हैं कि मतलब बहुत से लोग इस तरह से अपना हौसला करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पिताजी को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक छोटी सी लाइन कभी मैंने अपने लिए लिखी थी जब मेरा संघर्ष था। तो दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, दुनिया ने कहा तेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, उन्हें क्या पता मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूँ। तो ऐसे योद्धा हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तो आपके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि आप तो पूरे देश की इस समय प्रेरणा है, पूरे देश का मोटिवेशन है। और ये अपने आप में कहिए तो मैं आराम से बैठ जाऊँ आपके साथ? आराम से आराम से। अरे वाह क्या बात है। तो भाई देखो, पहले सबसे पहले तो एक सपने बुनने वाले जो होते हैं उनका कमरा कैसा होता है पहले आप देखो, जरा दीवारें देखो आप पहले, रिवीजन कैसे किया जाता है। जो लोग पढ़ाई एक्चुअली में करना चाहते हैं वो समझे। और आपसे बड़ी लंबी बातचीत होगी और मैं बहुत क्रिटिकल सवाल पूछने वाला हूँ तैयारी को लेके, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं जो हर तरह से संघर्ष कर रहे हैं, गांव देहात में, सब कुछ, हर जगह। तो बड़ी लंबी आपसे बातचीत करने वाली है। तो सबसे पहले तो ओजांग परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं ये कहना चाहूँगा आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है और परिवार ने आपके बड़ा संघर्ष किया। और अगर देखा जाए छोटी सी बात, तो आपने 917th रैंक हासिल की है, क्योंकि वहाँ पे 71 दिया हुआ था। नहीं, 917 917वीं रैंक, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत ताकतवर बात होती है, क्योंकि आपने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते थे कि आपको कोई ऐसे एडवांटेज मिली या कुछ भी मिली, तो बता दूं कि आप शुरुआत से बड़े अच्छे एक छात्र भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा रहा है। और एक एक्सीडेंट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जी। वो ट्रेन हादसा जो गाजियाबाद ट्रेन में हुआ जी। तो एक क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा जो शरीर है वो हमारी बाधा बन जाती है, लेकिन अगर दिमाग के अंदर ताकत हो तो शरीर कभी बाधा नहीं बन सकता। और आपने वो चीज़ दिखा दी, क्योंकि आपने जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट, मतलब आप किसी के साथ ऐसा हादसा वो टूट जाएगा, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, पर शायद आपके साथ भी ऐसा होगा कि भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, मुझे क्यों चुना इसमें। और आप इतने खूबसूरत दिखते हैं, इतने हैंडसम हैं, और मैं समझता हूँ कि आपका शरीर गठीला है, आप स्पोर्ट्स में भी बड़े एक्टिव रहे होंगे, और अचानक से सब कुछ छीन लिया जाना। मैं अभी भी स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ। क्या बात है, वही वो चेहरे की चमक बता रहा है, क्योंकि जो हौसले वाले होते हैं ना, वो परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, और आप वही एक योद्धा हैं जो अपने हौसलों से उड़ते हैं। तो सोचिए अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो, हमारे साथ कोई भी छोटी मोटी चीज होती है, हम किसी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते, हम ऊपर वाले को दोष देते हैं, सब कुछ है, और आपने तो जबरदस्त एक लड़ाई लड़ी है। तो पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज ये मैं जानना चाहता हूँ कि 2017 में आपके साथ ऐसा हो, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर हुआ कि आपके बड़े भाई साहब नहीं रहे, घर में कमाने वाले नहीं थे, और आपके पिता टेलर का काम करते हैं, तो यानी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छा। और मैं जानता हूँ कि बहनों की शादी करना ये, और माता जी गृहिणी, तो ये बहुत तोड़ देने वाला चीज था। कैसे निकले इस सब चीजों से? काफी संघर्ष तो जीवन है, तो चुनौतियां तो आती ही हैं, लेकिन जब कोई बड़ी चुनौती आती है तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि हम बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर उसी मोमेंट पर क्या होता है कि उससे भी एक बड़ा मोमेंट हो जाता है कि आप सिर्फ टूटते नहीं हैं, आपको लोग छन्नी में छान देते हैं। समझ रहे हो? ये दर्द मैं समझ रहा हूँ। तो फिर उसके बाद में ये कुछ तो करना है, और जो कुछ करने का जो है कि ठीक है क्या होगा, पैर नहीं है,
चल ही तो नहीं पाऊंगा, आसमान तो है ना वो उड़ के पहुंच जाऊंगा। अरे क्या बात कह दी भाई, क्या बात कह दी। बस। जमीन पे चल नहीं पाऊंगा लेकिन आसमान तो है, उड़ तो जाऊंगा। क्या बात है ये, मतलब हौसला कूट कूट के भरा है महाराज आपके अंदर, मैं यही कहूंगा आपसे। क्योंकि आप अभी अपने अतीत को देख रहे हैं, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप उस हादसे को देख रहे हैं, उस हादसे को समझ रहे हैं, और उसके घाव अभी भी मेरे ख्याल से एक तकलीफ देते हैं। लेकिन आपको पता है कि मतलब हमारे यहाँ कुछ लोग हीरो होते हैं, हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि वो दुश्मनों से लड़ता है, 6 पैक एब्स होती हैं। कुछ हीरो ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियों से लड़ जाते हैं, वो हार नहीं मानते हैं। और मतलब मुझे लगता है कि आपके अंदर वो जज्बा रहा है। सबकी सबसे बड़ी ताकत जो थी ना, वो आपके हाथ पैर नहीं रहा, आपका जज्बा रहा है। मतलब एक के बाद एक मतलब मुश्किलें। ये था कि कुछ तो करना है, मतलब अब ठीक है, जो नहीं है वो नहीं है। अब मैं उस चीज़ को लेकर अगर मैं सिर्फ परेशान होता रहूं तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ तो करना है। कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ किताबें हैं, मैंने वही उठा ले। और जब जिंदगी ना विकल्प छीन लेती है ना, तो सबसे अच्छा विकल्प दे देती है। क्यों, सही मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इन किताबों ने मेरा ऐसा साथ दिया कि आज मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पर लोग सपने देखते हैं पहुँचने के। और मेरे लिए ये मोमेंट बहुत खुशी का मोमेंट है कि आज मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर मैंने अरे आप इतना नहीं पहुंचे हैं, नहीं, आपके साथ हजारों लाखों यूथ के सपने पहुंच गए हैं। मैं वही तो मैं हजारों लाखों बच्चों से बात करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब चीजों को देखने के बाद मैं गारंटी से कह रहा हूं, जाने इस भारत की धरती से कितने वीर उठने वाले हैं, लड़के लड़कियां उठने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आपकी ये जो कहानी है ना, वो इस संघर्ष को ऐसे रंग देगी ना कि लिटरली कहते हैं कि जो एक हौसला अगर किसी सही रूप में है ना, अगर मैं हौसले की मूर्ति बना सकता हूं, अगर मैं इरादे की मूर्ति बना सकता हूं, तो मैं सूरज तिवारी की मूर्ति बनाता हूं। और ये मैं बहुत दिल से बात कह रहा हूं, हजारों हजारों बच्चों से मिलने के बाद ये बात कह रहा हूं। और अगर इत्तेफाक रखते हो तो ये बताना जरूर, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों में हम टूट जाते हैं, लड़ने लगते हैं। अरे हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा नहीं हुआ, हमारे पास ये पैसा होता तो हम ये कर लेते, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, शिकायत 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 शिकायत। अरे है क्या, और क्या खूबसूरत मैसेज दे दिया। पैर नहीं है, जमीन पे नहीं चल सकता तो क्या हुआ, इरादे हैं, हौसले हैं, आसमान है, उड़ तो सकता हूँ। मतलब बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दे दिया। और ये वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिंदगी के हिस्से में जिंदगी ने आपसे सब कुछ छीन लिया था, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, देखा जाए तो क्या बचा मेरे पास, कुछ नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना शरीर होता है। और आज भी मैं देखूं तो जैसा मैं कल था खाली हाथ इन दुखों के साथ, आज वही हाथ खाली है, लेकिन खुशियां इतनी कि मैं समेटने के लिए हाथ सूरज की तरह चमक रहा है, आप सूरज की तरह चमक रहे हैं, हमें लाइट्स की जरूरत ही नहीं है आज। सच्चाई कह रहा हूँ, वो मतलब ये ओरिजिनल चमक है, जिसे कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति की चमक है। कहते हैं जब इंसान के अंदर का हौसला जगता है तो अंदर एक सूरज भी जगता है। और आपने वो चीज दिखा दी, अपने नाम को चरितार्थ किया, ये कोई मजाक बात नहीं है। और आपके परिवार ने भी बड़ा दुख झेला, ये मजाक बात नहीं है। घर का बड़ा लड़का ना रहे, पिता की कमर टूट जाती है, एक लड़के के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए, और पिता के पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं है, और आपकी आंखें बता रही हैं कि आप बस देखे जा रहे हो उस तरफ, आप देखे जा रहे हो। मैं एक NLP ट्रेनर हूँ, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, तो मैं जानता हूँ आपकी आंखें उसी गहराई में झांक रही हैं। और बहुत दिन बाद मैंने किसी की आंखों में इतना सच देखा है, सच देखा है। हम बहुत पर्दे अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। जब हालात बिगड़े उसके बाद में यही लगा कि कुछ तो करना है, तो बस। अरे तो कुछ करने के लिए ना बहुत लोग अलग अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। हाँ, तो लेकिन जो हीरो होते हैं ना, वो फिर कुछ पे नहीं रुकते हैं, उन्हें कहते हैं हमें वो अब सर्वश्रेष्ठ चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और सर्वश्रेष्ठ चाहिए। ये भी बड़ा एक इंसान की जिंदगी में बड़ा अजीब फलसफा होता है कि जब हम अपने आप को दोष देने लगते हैं, ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं, तो हम कुछ भी मिल जाए सेटल हो जाते हैं। जी जी। अरे कई लोग तो मैंने देखा है कि सिर्फ व्हील चेयर मिल जाए यही जिंदगी का मकसद होता है। मैंने देखा लड़ते हुए, मैं तो बहुत सहायता कैंप में जाता हूँ, बहुत सहायता करता हूँ उसमें। लेकिन आपने क्या चुना, देखो आपने कहा छोड़ यार, जमीन नहीं हमें चाहिए, आसमान चाहिए। जिस समय मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस समय काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि प्रिपरेशन UPSC का कर रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ और भी जो जॉब्स हैं उनके लिए भी लगातार फॉर्म डालते ही रहना।
मेरे मन में था कि और क्यों डालें, जब एक कर रहे हैं तो एक को अच्छे से करते हैं। देख लो, बहुत बड़ा मैसेज है। और ये जब तक दीवानगी और पागलपन नहीं होगा ना, तब तक मजा भी नहीं। यूपीएससी बुलाता भी नहीं है ऐसे लोगों को, क्योंकि पूरी जिंदगी तो संघर्ष करना है, इरादों के साथ ही खेलना है। तो जो लोग सोच रहे हैं ना तैयारी व्यारी कर देगा, और जो हमेशा रोते रहते हैं, दोष देते रहते हैं, जीता जाता उदाहरण है। इरादा सामने बैठा हुआ है। मैं तो सूरज तिवारी नहीं कहूंगा, इरादा कहूंगा, हौसला कहूंगा, जज्बा कहूंगा, जिद कहूंगा, दृढ़ निश्चय कहूंगा। जो भी तुम्हें नाम पता है वो सब मैं नाम आपको देके जा रहा हूँ, और यही अब आपके नाम रहेंगे, क्योंकि आपने एक मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बना दिया, एक बता दिया कि यार अगर चल पड़े ना तो पैरों से थोड़े ना यात्रा की जाती है, हौसलों से की जाती है। सच कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए फिर हम यहाँ शुरू करते हैं कि समाज ने भी बहुत बोला यार शेड्यूल के, वो समाज एक अलग नजरिए से देखता है। समाज आपको दया की नजरिए से देख रहा था। समाज चीजों को अपनी जरूरत, जिसको हम मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि समाज जो है समय स्थान परिस्थिति के हिसाब से काम करता है, कि कैसे किस समय पर क्या बोलना है। यही आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, पूरी दुनिया खुश है। कल अगर शायद आपसे मैं मिलता तो आप मुझे देख के खुश होते, लेकिन जो खुशी आज आप महसूस कर रहे हो वो कल नहीं होती आपको। बिल्कुल सही बात। तो यही समाज है, ये समय स्थान परिस्थिति के हिसाब से काम करता है, और मुझे इस बात में कोई परेशानी भी नहीं लगती है। लेकिन सवाल है कि हम क्या सुनना चाहते हैं। सवाल है कि हम सबकी सुन के कान से निकाल के अपने दिल की सुनते हैं कि नहीं। जो हम सुनना चाहते हैं तो उसके लिए तो एक रास्ता होता है, तो उसके लिए हमको एक रास्ता बनाना पड़ता है। रास्ता नहीं मिलता, रास्ता ढूंढना पड़ता है। क्या बात है। और जब रास्ता मिलता है तो रास्ता पार करने के लिए तो रास्ते पे चलना पड़ेगा ना, तो रास्ते चलते चलते रास्ते पार हो जाते हैं, और मंजिल तो सामने है ही। अच्छा, जिंदगी का जब सबसे अंधेरा छड़ा गया, लगा कि अब मतलब सब खत्म, मतलब जिंदगी सब कुछ छीनने का प्लान ही पूरा बना लिया। खुद का शरीर छीना, बड़े भाई का साया छीन लिया, परिवार की आर्थिक स्थिति छीन ली, सब कुछ छीन लिया। फिर निकाला कैसे इस अंधेरे से? क्योंकि इसको मैं अंधेरा भी नहीं कहूँगा, ये तो जिंदगी का ब्लैक होल था। मैंने कुछ नहीं निकाला, सब कुछ है। मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं उस मोमेंट को याद करके सोचता हूँ कि मैं यहाँ था, आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं कभी उस मोमेंट को भूल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन मैं अगर उन चीज़ों को भूल जाऊँगा तो फिर मैं रहूँगा ही नहीं। क्या बात है। और फिर इरादा जब कर लिया कि अब करना है, फिर कोई ऐसी प्रेरणा रही जिसमें लगा कि सिविल सर्विसेज ही करना है? क्या चीज़ था वो? प्रेरणा कुछ इस तरीके से रहा कि बहुत सारे लोग बहुत सर्विस की यहाँ पर तैयारी करते हैं जेएनयू में, आपको तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से लोग स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं, बहुत से लोग बैंक का, कोई इंजीनियरिंग का, कोई फोर्स का, कोई डिफेंस का। मुझे एक ही समझ में आया, मैं आपको लिटरली बताऊं तो मैंने सारी सर्विसेज को देखा कि मैं किस किस में मैं फिट बैठ रहा हूँ। तो मुझे एंड में आके एक आईएएस लगी कि मुझे लगा कि यहाँ मैं फिट बैठ सकता हूँ। सही है, मतलब तो, सोचा भी तो अब आसमान चीर देंगे। तो मुझे उसके आईएएस के फिर इधर उधर ये लगता है कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज, जैसा कि आपने बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? सही बात है, क्यों करें भाई? तो आईएएस लगा, फिर मैंने आईएएस के लिए ही प्रिपरेशन किया। मन में एक डर हमेशा रहा, हर पल रहा। जिस समय रिजल्ट आया उससे अगले 1 सेकंड पहले भी मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या होगा, लेकिन रुकना नहीं था। अगर मेरा नहीं भी होता तो मुझे पता था कि मेरे पास 11 मेरा रशियन लैंग्वेज का है, और अटेम्प्ट बहुत है, नॉलेज है ही, तो इस बार नहीं होगा, अगली बार देंगे। अरे वाह, मानना पड़ेगा, जज्बा है भाई। लोग यहाँ एक एक अटेम्प्ट में रोने लगते हैं कि सर नहीं हुआ, अब क्या करें, छोड़ के भाग जाएं। मैंने इसीलिए अपना रशियन लैंग्वेज को भी अपने साथ रखा ना, कवर अप करते हुए, कि ताकि अगर कल को मेरे हाथ में कुछ हो, और मेरे हाथ में मेरा जेआरएफ पहले से ही था, और उसके बाद में यूपीएससी, तो क्या ही बोलूं। नहीं, ये मिलना था। जब आपने कह दिया कि अरे अब छोड़ना नहीं है, इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा, उसमें क्या है। और ये बड़ा सही है, मतलब बहुत लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा। मैं जितने भी कैंडिडेट से मिल रहा हूँ उसमें एक बड़ी मजेदार बात थी कि चलो इसको मजे में लिया कि सीखना है, मौका है, ऊपर वाला में एग्जाम देने का मौका दे रहा है, हमें इसी के लिए धन्यवाद होना चाहिए। तो बड़ा मजेदार, मतलब आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप बहुत लोगों को प्रेरित करने जा रहे हैं।
तो आपका कमरा बड़ा मजेदार है, मतलब चारों आपने दीवारों पे ये छोटे छोटे लैंग्वेजेस ये पूरा भर रखा है। ये क्या यूपीएससी के नोट्स हैं? हाँ, इसमें कुछ यूपीएससी के हैं, कुछ रशियन लैंग्वेज के हैं। देखो भैया, ऐसे होती है पढ़ाई और ये होते हैं कमरा। दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? अरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया मस्त तरीके से। देखो ऐसे साधारण जीवन ऐसे जिया जाता है। बड़े बड़े सपने ना, बड़े जो लवासना 7 स्टार पहुंचने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है। ये साधारण हमारा बेड है, ये मेज कुर्सियां हैं, इरादे हैं। और अच्छा, नोट्स कैसे आप बनाते थे फिर? नोट्स जनरली मैंने ऑनलाइन ही मटेरियल जैसे वीडियोस देखना, क्योंकि लिखने का मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं जनरली सुनने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। हमारे बच्चे ना, हम उनसे कहते हैं कि भाई आंसर राइटिंग करो, बड़ा जरूरी है। अरे सर, हाथ में पेन होने लगता है सर, बाद में लिख लेंगे सर, अभी पहले पढ़ ले। और आप इसके बावजूद आपको इतना पेन हो रहा है, इतनी तकलीफें हैं, फिर भी आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहे। और जैसे बहुत ढेर सारी चीजें, मटेरियल पढ़ना है, याद करना है, तो कैसे ये नोट्स कैसे बनाते थे आप? ये नोट्स मैंने सारे खुद से बनाए हैं। कैसे? मतलब ये मैं समझ में, हमारे बच्चे लिखना ही नहीं चाहते, जैसे कई बार ऐसा लगता है। तो ये मतलब हर पेपर पे एक अलग टॉपिक है पूरा। हर पेपर पे अलग टॉपिक है? हाँ, तो ये सिंगल एक, हाँ, मतलब क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर 100 सवाल अगर सही करने हैं, हाँ, तो अगर 100 नंबर का पेपर है, भाई ये रहा सोशल सिक्योरिटी कोड बिल है। क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए। ठीक है, और ये लीगल जो है स्ट्राइक के लिए हमारी बात हो गई है। अनटचेबिलिटी पे हमारा नोट्स है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ये तो देखिए इतनी मेहनत से आपने पॉइंट्स बनाए, और सब देखिए यूपीएससी मेंस में राइटिंग के हिसाब से आपने पॉइंट्स में लिखे हैं। हाँ, बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि चीज़ क्या है और क्यों है। उसके बाद में अगर हम सिर्फ पॉइंट्स भी लिखते हैं, हमको बेसिक चीज़ें पता रहती हैं, तो आंसर भी हम अच्छा ऑलरेडी बना सकते हैं। तो यूपीएससी मेंस में कैसे लिखा फिर? मेंस में मुझे स्क्राइब मिला हुआ था, तो इस स्क्राइब में मैंने बोला, स्क्राइब ने लिखा। एक इन्विजिलेटर मिलता है पर कैंडिडेट को, तो जो मैंने लिखा वो जो मैंने बोला वो स्क्राइब ने लिखा। अच्छा, जनरली देखा जाए तो आप बड़े फन मूड में भी दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे पढ़ाई कितने घंटे मैनेज कर लेते हैं? अच्छा, ऐसे बैठने में दिक्कत नहीं होती है? हाँ, अभी थोड़ा सा कैमरा लगाना तो ऐसा बैठा हूँ, बाकी तो मैं लेट के पढ़ता हूँ आराम से। लेकिन यहाँ तो कई छात्र ऐसे, जैसे बिस्तर लेटने मिला वैसे कर की आवाज आने लगी। नहीं, तो अब नींद नहीं आती क्योंकि आंखों में सपने इतने हैं। वाह, क्या बात है, आंखों में से। और कलाम साहब ने कहा भी था कि सपने वही होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आपने तो वही उनकी बात को पकड़ के रख लिया और बहुत अच्छे से अपना जो है काम शुरू किया। तो जैसे प्रीलिम्स की तैयारी, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट इसको बोल सकते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में मार दिया आपने, एकदम क्योंकि छक्का है। पहला मैंने प्री दिया तो मेरा प्री नहीं निकला। हाँ। फिर मैंने जो लगा प्री नहीं निकला तो थोड़ा सा मेहनत करते हैं। अरे इस बार तो चमत्कार है, जिनका प्री नहीं निकला उन्होंने रैंक निकाली है। ठीक है, लेकिन जैसे प्रीलिम्स की जब तैयारी की तो आपने जैसे कैसे बुक्स को कैसे मैनेज किया, और क्लास की पढ़ाई को, आप चूंकि कॉलेज में भी हैं और साथ साथ वो भी देख रहे हैं, तो कैसे मैनेज किया? मैंने शुरू में जब प्रिपरेशन का मेरे मन में आया कैंपस आने के बाद में, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना जल्दी हो जाएगा। मुझे लगा था कि लड़ाई लंबी है, तो मैं तो उस लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करके। लेकिन उसको छोटा कैसे किया आपने? ये मैजिक सब लोग जानना चाहते हैं कि वो लंबी लड़ाई आप सोच क्या है, लंबी लड़ाई है, तो उसको छोटा कैसे किया? बस वो जो लंबी लड़ाई लड़नी थी, तो लंबी लड़ाई के लिए बड़ा प्लान बनाया था, उसी प्लान के छोटे से ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो प्लान भी कई तरह का होता है, जैसे हमने साल भर का प्लान बनाया, फिर 6 महीने का, फिर हम 1 दिन का, हमारा कैसे शेड्यूल होगा? मेरा मतलब प्लान ये था कि मैं रशियन लैंग्वेज में यहाँ पर सेलेक्ट हुआ था, और रशियन लैंग्वेज का 5 ईयर्स का कोर्स रहता है। ठीक है, तो 5 ईयर मेरे को रशियन पढ़ना ही है, और इसी बीच में और जो क्लासेस भी अटेंड करना है, उसके बाद में अगर अदर प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा। तो दिन में अपना क्लास करता था 9 बजे से लेके 1 बजे तक। 9 बजे से 1 बजे तक आपकी क्लास चलती थी? क्लासेस मेरा रहता था। फिर हॉस्टल आए, खाना खा के आधा 1 घंटा जो आराम करना वो आराम किए। फिर 2:30 बजे 3 बजे लाइब्रेरी निकल गए, और फिर लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी कैसे जाते थे? हाँ, ये मेरा व्हीलचेयर। आपके साथ कोई सहायक भी नो, ये मोटराइज व्हीलचेयर है मेरा, मैं खुद से ऑपरेट करता हूँ। मैं जनरली, मुझे एक स्क्वाड भी मिला हुआ है जो कि मेरे साथ ही रहता है, लेकिन मैं ज्यादातर जो भी कार्य होते हैं अपने मैं खुद से ही करता हूँ। मतलब आप पहुंच जाते थे लाइब्रेरी 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद? हाँ, फिर लाइब्रेरी पहुंच कर फिर जो मन किया तो किताब खोल ली। मतलब ये था कि अब शुरू करना है, तो
एक ये भी है ना कि करना भी है, और एक मन में ये भी है कि ठीक है करना है, लेकिन इतना लोड लेके नहीं करना है कि अब कि बस उसी में लग जाना सीखने है। का जज्बा था कि सब्जेक्ट है क्या, विषय क्या है। मुझे सब कुछ करना है, मुझे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, मुझे अपने दोस्तों को भी समय देना है, मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, सब कुछ करना है। तो इतना मन में लोड लेके नहीं करना है, आराम आराम से करना है। एक बार में नहीं होगा, 2 में होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में एक होगा। सिटिंग में कितनी देर बैठ के पढ़ाई करते थे? एक सिटिंग मेरा डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है और फिर मूड क्या है, माहौल क्या है। सपोज दैट अभी मैं पढ़ने बैठा लाइब्रेरी के अंदर, मेरे दोस्त का फोन आ गया कि चलो चाय पीते हैं, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है आ रहे हैं, चाय पी लेते हैं। अब चाय पीने गए तो जेडीयू की चाय तो वैसे ही लंबी हो जाती है। लंबी होती है, लेकिन हाँ, लेकिन ये विषय पे चर्चा होती है। हाँ, तो क्या मतलब जब चाय पीते थे तो वहां पर भारत की विदेश नीति सब पे चर्चा होती थी? नहीं तो जब चाय पीने जाते थे तो जो भी यहाँ से किताबों में आधा एक घंटा जो देख के गए हैं, तो वही जाके मैं अपना बता रहा हूँ, दोस्त ने अपना बताया कि डिस्कशन आप करते थे या मजाक में तो बहुत काम की बात बोल गए, क्योंकि आप डिस्कशन में अपनी बात बोल जाते थे। बिल्कुल। वो लोग भी इंटेलेक्चुअली अपना डिस्कशन करते थे, तो आपके पास तो 3-4 आदमी के पॉइंट हो हाँ, गए। और देखिए यूपीएससी के एग्जाम में जो जेएनयू की सबसे खास बात ये कि डिस्कशन यहाँ का बड़ा डेप्थ में होता है। जी। और बहुत टू द पॉइंट होता है। जैसे कई बार बच्चे आउट ऑफ द लीग जाकर कुछ डिस्कशन करने लगते हैं, लेकिन बड़ा डिसिप्लिन डिस्कशन है। जी। तो डिस्कशन तो आपकी पढ़ाई का बड़ा इंपॉर्टेंट कोर है, हम लोग डिबेट भी कहते हैं। जी। वाद विवाद होती है, एक दूसरे की बात को काटना, एक दूसरे से ऊपर अच्छे पॉइंट रखना, तो उससे तो बड़ा। और कई बार जब आप नहीं रख पाते तो मन में एक भी लगता है यार मेरे से पॉइंट छूट कैसे गया। और ये सारी चीजें हमको कुछ सिखाती हैं, और जो हम कुछ सीखते हैं ना वही हम हमारे सबसे बड़ी जीवन बात में तो अपनी बात को कहने का तरीका सिखाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हमको ये समझ में आता है कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल। जेएनयू ये सिखाता है, जेएनयू आपको एक मोटिव देता है। आप जेएनयू में आते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, आप जेएनयू आते हैं और जेएनयू आके आपका जिंदगी 6 महीने में जेएनयू हो जाती है। तो और फिर आपको आपका विजन आपको क्लियर हो जाता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। और बहुत से होते हैं जिनका लाइफ का गोल ये है कि कुछ करना नहीं है, तो वो कुछ करते नहीं है। और जिनका गोल होता है कि भाई प्रोफेसर बनना है, वो अपना पीएचडी करते हैं। जिसको पॉलिटिक्स करना है वो पॉलिटिक्स करता है, और जिसको मतलब ये जमीन बड़ी उपजाऊ है, जिसको जैसा बीज वैसा वो फसल दे देता है। जैसा बीज वैसी फसल। ये तो है। तो जैसे पहली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर ये हुआ कुछ अंदर से, फिर एक टूटन हुई होगी, तो फिर तुरंत आप रुके या फिर तैयारी शुरू कर दी नेक्स्ट प्रीलिम्स की? टूटन नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं होगा। मैं एग्जाम दे के आया, एग्जाम हॉल में गया, पेपर खोला, कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला यार इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा। तो मतलब कब से लगा कि सीरियस होके इस बार अटेम्प्ट देना है? जब मेरा पहला प्री नहीं हुआ उसके 2-3 महीने के बाद से, क्योंकि प्री से पहले कोविड का टाइम था, तो उस टाइम पे सभी महामारी से फैली हुई थी, सभी बहुत परेशान थे। इस बीच में मैंने भी 8-9 महीने घर पे बिताए। उस बीच मुझे फील हुआ कि अगर मेरे हाथ में जॉब नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे क्या हुआ ऐसा घर पे कि लगा कि जॉब नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी? घर पे अब लॉकडाउन लगा हुआ है, पापा का जो कमाने का जरिया जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब लॉकडाउन में सब बंद है। अब कितनी इनकम लगभग पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि समस्या तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब लॉकडाउन पूरा लगा हुआ था, पिताजी हैं, अब ऐसी महामारी में कपड़े सिलवाने कौन आएगा? सही बात है। लोग अगर फटा होगा तो फटा क्या, आदमी बिना कपड़ों के चल लेगा, लेकिन सिलवाने क्यों आएगा? ऐसी महामारी चल रही है। तो वो वक्त देखा मैंने, अपने उस घर की परिस्थिति को समझा है कि नहीं, मुझे कुछ तो चाहिए होगा और आने वाले समय में जल्द से जल्द चाहिए होगा। तो वो एक मोटिवेशन मेरे लिए काफ़ी काम किया है कोविड का। और प्रोटेस्ट भी कैंपस में हुआ, तो उस समय भी मुझे समय मिला पढ़ने के लिए। कोविड का टाइम जो घर पे रहा, फिर मैंने घर पे भी पढ़ाई किया। यहाँ के पहला प्री दिया, पहला प्री मैंने ये मेरे मन में क्लियर था कि मुझे एक ट्रायल की जैसे देना, अगर हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मुझे 1 साल तो तैयारी करनी ही है। कोविड में जब घर के हालात देखे तो वो और मोटिवेशन, हाँ, कि वही एक मोटिवेशन काफी काम किया मेरा। मुझे ही करना है इसको। जी।